हाय बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंडोरा। आज मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर लाइट, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट वीडियो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो यहाँ पे थंबनेल लगा हुआ है, आप चैनल पे जाके और इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेन जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। हम लोग कुछ फेनोमिना देखते हैं, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि जब भी ग्लास ऑफ वाटर में आप पेंसिल रखोगे तो ये पेंसिल आपको टूटा हुआ दिखेगा। ऐसा लगेगा कि पेंसिल जो है ये स्प्लिट कर गया है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड जो फिनोमिना है वो आप देखते होंगे कि अगर आप ग्लास में कोई कॉइन रखते हैं तो एक्चुअल पोजीशन से हट के आपको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। ये भी किसके कारण होता है? ये भी होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रिफ्रैक्शन के कारण होती हैं। जैसे आपको एक और एग्जांपल बताऊं तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो भी किसके कारण होता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। तो हम लोग चलिए इसको शुरू करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो बच्चों, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आखिर होता क्या है? जब भी लाइट किसी एक मीडियम से किसी और मीडियम में इंटर करेगा तो ये अपना ना थोड़ा सा पाथ जो है वो चेंज कर लेता है, थोड़ा सा अपना रास्ता बदल लेता है। इसी बदलाव को, इसी जो अपना रास्ता बदल रहा है, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से किसी और दूसरे मीडियम में जाएगा, सेम मीडियम में नहीं, किसी और दूसरे मीडियम में जाएगा, तो क्या होगा? थोड़ा सा अपना पाथ बदल लेगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप मार्केट जा रहे हैं और मार्केट जाते समय आपको जो रोड है पूरा खाली मिला है, तो पूरा खाली मिला है तो आपका स्पीड क्या होगा? आपका स्पीड होगा फास्ट। लेकिन जैसे ही कहीं पे क्राउड आएगा तो आपका स्पीड हो जाएगा स्लो। उसी तरह लाइट जो है जब एक मीडियम से किसी और मीडियम में जाता है उसका जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण वो जो है थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज कर लेता है। क्लियर? इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी कैसे रास्ता चेंज करता है, किधर चेंज करता है, ये अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेयर मीडियम किसको कहते हैं और डेंसर मीडियम किसको कहते हैं। आपको यहाँ पे दो मीडियम दिख रहा है। पहला का मीडियम का नाम है एयर और दूसरा मीडियम का नाम है वाटर। एयर का अगर हम बात करें तो इसको मान लेते हैं मीडियम 1 और इसको मान लेते हैं कि मीडियम 2। मीडियम 1 जो है इसका पार्टिकल, अगर एयर का पार्टिकल का बात करें तो इसका पार्टिकल बहुत दूर दूर होता है। हम लोग पढ़े होंगे सॉलिड लिक्विड गैस, तो इसमें क्या होता है? गैस का जो पार्टिकल होता है वो बहुत दूर दूर होता है, जिसके कारण इसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट बहुत फास्ट होगा। तो जिसमें भी स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगा ना, उसको हम लोग रेयर मीडियम कहेंगे। जिसमें भी स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगा उसको हम लोग रेयर मीडियम कहेंगे। जो भी दो मीडियम होगा जिसमें दोनों में पार्टिकल दूर दूर होगा और क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम किसको कहेंगे? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा स्लो होगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट अनदर मीडियम से स्लो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम। और इसका जो पार्टिकल होगा थोड़ा थोड़ा नज़दीक में होगा बाबू, और यहाँ पे नज़दीक होने के कारण लाइट को स्पेस नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण इसका स्पीड हो जाएगा स्लो। तो यहाँ पे क्या होगा? डेंसर मीडियम में इसका स्पीड स्लो होगा। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जिसमें भी लाइट का स्पीड फास्ट होता है उस मीडियम को रेयर मीडियम कहते हैं, और जिसमें भी स्पीड ऑफ लाइट स्लो होता है उसको हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब वो एक आता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है कि जब भी हम लाइट रे को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में 90 डिग्री पे भेजेंगे, परपेंडिकुलरली भेजेंगे, तो क्या होता है? इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। जब 90 डिग्री पे कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो यहाँ पे कोई भी चेंज इन पाथ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से रे ऑफ लाइट निकला है और यहाँ से निकला ये फुल स्पीड में, ठीक है, फुल फास्ट वे में, और यहाँ जैसे ही बाउंड्री पे टकराया है, वाटर में इंटर किया, इसको पता चला कि अरे वाटर में तो स्पेस ही नहीं है, और स्पेस नहीं होने के कारण क्या हुआ? थोड़ा सा स्पीड स्लो हो गया, जिसके कारण ये थोड़ा सा अपना पाथ बदल लिया है। अब देखते हैं कहाँ पे पाथ बदला है। उसके बाद जो रे ऑफ लाइट जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट
रे। और ये जो लाइट जो रिफ्रैक्ट हो चुका है उसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे मीडियम 2 में जैसे ही इंटर करेगा इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो। और इसका स्पीड स्लो होने के कारण इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसको जाना चाहिए था सीधा ये डॉटेड लाइन पे, लेकिन ये गया है थोड़ा सा बेंड होके, और ये किधर की ओर बेंड हो गया, नॉर्मल की तरफ। तो जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर जाता है तो ये बेंड कर जाता है किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल के साइड क्या करेगा, झुक जाएगा, बेंड कर जाएगा। जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट जो है वो बेंड कर जाएगा ड्यू टू स्लो स्पीड, ठीक है, स्लो स्पीड के कारण बेंड कर जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी फेनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बाबू यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल आई कहा जाता है, और यहाँ पे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पे आर कहा जाता है इसको। कि जब भी रेयर टू डेंसर जाएगा ना तो आई जो है वो बड़ा हो जाएगा आर से, एंगल आई ग्रेटर देन होगा एंगल आर से। होप है कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे। अब हम लोग इसका अपोजिट पढ़ते हैं, क्लियर। तो अगर अपोजिट का बात करें बाबू कि ग्लास है और ग्लास से लाइट रे एयर में जा रहा है, तो ग्लास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा डेंसर मीडियम, क्योंकि ग्लास जो है वो सॉलिड है और सॉलिड का पार्टिकल बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है। तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है उसका स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है। अगर एयर का बात करें, यहाँ पे एयर जो हो गया वो रेयर मीडियम हो गया। अब आपको देखना है इंसिडेंट रे जो कि लाइट रे है, ये इंटर किया ग्लास से एयर में। तो ग्लास से जब एयर में इंटर करेगा बाबू तो ध्यान से समझिएगा, इसको जाना चाहिए था कैसे, सीधा, बट ये गया कैसे, ये थोड़ा सा बेंड कर गया अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब भी डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और यहाँ पर क्या होगा कि आई जो है वो छोटा हो जाएगा एंगल आर से, क्योंकि लाइट रे जैसे ही ग्लास से एयर में इंटर किया उसका स्पीड अचानक से बढ़ गया, और जैसे ही अचानक से बढ़ा वो सोचा कि अब मैं तो बहुत फास्ट चलूंगा, और ये फास्ट चलने के कारण क्या हो गया, नॉर्मल से दूर चला गया। तो होप है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या देखे कि अगर लाइट रे रेयर टू डेंसर जाता है तो क्या करेगा, बेंड्स कर जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। और अगर डेंसर से रेयर जाता है तो क्या करेगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ये दो टॉपिक आपको एकदम याद होने चाहिए कि कौन सा डेंसर मीडियम, कौन सा रेयर मीडियम। रेयर मीडियम पहचान लेंगे, डेंसर मीडियम पहचान लेंगे, तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होता है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो होता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग दो लॉ पढ़े थे, यहाँ भी बाबू दो लॉ है, तो दो लॉ पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, और इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और इसको हम लोग कहेंगे बाबू नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों का तीनों जहां मीट करता है उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस POI। ये सारा का सारा एक ही प्लेन पे होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल तीनों का तीनों क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सेम प्लेन पे लाइक करेगा। सेकेंड लॉ बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सेकेंड लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल आई कहते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल आर कहते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि साइन आई बाई साइन आर ये बाबू हमेशा कांस्टेंट होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसका जब आप रेशियो निकालिएगा ना दोनों मीडियम का तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। मैंने सेकेंड लॉ का यूज करके ये जाना कि साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, साइन आई बाई साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट को फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, और इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं
किसे डिनोट करते हैं, एन से। क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो ये बताता है कौन सा मीडियम कितना लाइट को बेंड कर सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू मीडियम का क्या बताता है, पावर बताता है कि कौन सा मीडियम कितना लाइट को बेंड कर सकता है। तो इसका एन का जो हो बाबू फॉर्मूला हो जाएगा एन इज इक्वल टू सी बाई वी। सी क्या हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी का मतलब ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। तो हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला देखें साइन आई बाई साइन आर। अगर आपको एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 35 डिग्री आई का, और आर का वैल्यू दिया हुआ है मान लीजिए 40 डिग्री, तो आपको साइन आई और साइन आर क्वेश्चन में ही गिवन होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखे तो साइन 35 बाई साइन 40, साइन 35 का और साइन 40 का जो वैल्यू होगा बाबू वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, या जो कांस्टेंट है उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे थे। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालना है, जिसको कि हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सी बाई वी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर सी क्या कहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या बताता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर। इसी को बाबू हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मीडियम 1 जो है वो एयर है और मीडियम 2 जो है वो ग्लास है, तो अगर हम लोग बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो बाबू, एयर टू ग्लास, मीडियम 1 टू मीडियम 2। तो यहाँ पे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब, जब एयर से लाइट रे ग्लास में इंटर करेगा। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ये जो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा, ये आएगा बाबू हमेशा मीडियम 2 का, और मीडियम 2 क्या है यहाँ पे, ग्लास। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो मैं आपको क्या बताया पहला, साइन आई बाई साइन आर, इसका वैल्यू होगा कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो कि किसी भी मीडियम का पावर बताता है कि वो कितना लाइट को बेंड कर सकता है। इसी को अगर हम लोग सेकेंड वे में लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग एन कहे हैं, सी बाई वी, जहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो भी मीडियम दिया हुआ है उसमें स्पीड ऑफ लाइट। ये आपका हो गया दूसरा तरीका। थर्ड वे जो मैंने बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखूंगा मीडियम 1 और यहाँ पे लिखूंगा मीडियम 2, और ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा, ये बताएगा मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको निकालने के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब आपको क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट गिवन होगा, और नहीं गिवन होगा तो आपको याद कर लेना है स्पीड ऑफ लाइट एयर का, वैक्यूम का। इसको हम ठीक से समझें तो यही मैं बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर टू ग्लास जा रहे हैं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा ग्लास का, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो होप है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम लोग बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग पीछे जो फॉर्मूला देखें उससे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और ये क्या बताएगा, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा ग्लास का, ना कि एयर का। ये ग्लास का पावर बताएगा कि कितना लाइट को बेंड कर सकता है या कितना लाइट को बेंड नहीं कर सकता। अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल करें कि एयर टू ग्लास तो हो गया, अब अगर हम लोग लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास टू एयर, अब मेरे को क्या जानना है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो ग्लास से मेरे को लाइट रे भेजना पड़ेगा एयर में। तो यहाँ पे मीडियम 1 और मीडियम 2 आपस में रिवर्स हो चुका है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे हमको क्या पता चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का पावर पता चलेगा कि आखिर एयर कितना लाइट को बेंड कर सकता है या दूर भगा सकता है। ये जो फर्स्ट मैंने लिखा है, अगर इसको मैं रिवर्स करूं तो इसको मैं रिवर्स करूंगा तो ये मैं लिख सकता हूं कि 1 बाय ए एन टू जी। इसको मैं रिवर्स कर दिया, तो बताइए ये अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड रिवर्स करता हूं तो राइट हैंड साइड भी रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब एक बात बताइए बाबू, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट
दोनों का RHS आपस में इक्वल है। तो जब RHS इक्वल है तो LHS भी आपस में क्या होगा, इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं कि GNA बराबर होगा 1/A रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू G। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मुझे क्वेश्चन में ग्लास टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो अगर मैं उसका रिवर्स कर दूं तो वो क्या होगा, एयर टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। ग्लास से एयर का, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है। तो अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब बाबू नेक्स्ट टॉपिक जो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर के साथ या वैक्यूम के साथ लिया गया हो तो इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एयर टू एनी मीडियम, एयर टू एनी मीडियम, या एयर को नहीं भी लिखूं तो सिर्फ इस तरह से लिखूं कि अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एयर है या वैक्यूम, वैक्यूम, ठीक है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पे भी से वैक्यूम नहीं है, भी से मीडियम है। फॉर्मूला इसी तरह से है। तो आपको खुद से याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एयर टू मीडियम, तो एयर टू मीडियम के में क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का बताएगा जो कि है खुद मीडियम। और अगर इसको लिखें तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी किसी चीज का वैल्यू दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एयर का होता है 1.0003, वाटर का होता है 1.33, ग्लास का होता है 1.5 और डायमंड का होता है बाबू सबसे ज्यादा 2.42। इससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक किसी का नहीं है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो क्या बता रहा है कि वो लाइट को बहुत ज्यादा बेंड करेगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो ये बता रहा है कि वो लाइट को बहुत कम बेंड करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बस यही पता चलता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आखिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहेंगे, तो बाबू यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, यहाँ दोनों अलग अलग मीडियम होगा, मीडियम 1 और मीडियम 2, यहाँ पे एयर कहीं नहीं आएगा। तो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर को हटा के किसी और मीडियम से निकाला जाए, रिलेट करके निकाला जाए, इसी को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब एयर के साथ निकाला जाए तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अलग अलग मीडियम के थ्रू निकाला जाए जिसमें एयर नहीं आता हो उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ओके, क्या आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है बाबू रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और उसमें जब हम इंसिडेंट रे भेजेंगे और वो ग्लास स्लैब को पार करके वापस से एयर में आ जाए उसी मीडियम में, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे फिगर जो है बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में फिगर को ले लेते हैं। ये है इंसिडेंट रे और ये मीडियम जो है उसका नाम है एयर। तो एयर जो होता है ग्लास के हिसाब से, ये ग्लास के रिस्पेक्ट में ये रेयर मीडियम हो जाएगा। कौन सा मीडियम हो जाएगा, रेयर मीडियम। अगर बात करें तो ये हो गया आपका मीडियम 2 जिसका नाम है ग्लास, डेंसर मीडियम। तो आपको पता होगा कि जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए जब ये इंसिडेंट रे ग्लास में इंटर किया है तो इसको जाना चाहिए था इस डॉटेड लाइन पे, बट ये क्या हुआ है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया और ये गया है इस रे। तो यहाँ पर अब लाइट रे जो है वो ग्लास टू एयर जा रहा है। यहाँ पे जो लाइट रे है ग्लास टू एयर जा रहा है। तो यहाँ जब ग्लास से एयर जा रहा है, ग्लास यहाँ पर हो गया डेंसर मीडियम और एयर हो गया रेयर मीडियम। तो जब अब वो डेंसर से रेयर जाता है तो आपको पता होगा कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है। तो एक्चुअली में इस लाइट रे को यहाँ से पार होना चाहिए था, बट आपको दिख रहा है कि ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे देखिए इंसिडेंट जो है उसको जाना चाहिए था इस डॉटेड लाइन पे, ये वाला लाइन पे, ठीक है, बट ये आपको दिख रहा है कि इतना पीछे हो गया है, यहाँ से पार किया। तो जो यहाँ से पार किया इसको हम लोग, ये जो दूरी हो गया, जो गैप आ गया, इसको बाबू हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में ओरिजिनल पाथ, ये ओरिजिनल पाथ था जिसमें इसको जाना चाहिए था,
बट ये इसमें गया नहीं, ये गया दूसरा पाथ में, ठीक है। तो ये दोनों का बीच में जो गैप है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओरिजिनल पाथ और जो रियल में पाथ है वो दोनों के बीच का गैप को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो रे निकला आफ्टर रिफ्रैक्शन, जो 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, उसको हम लोग इमरजेंट रे बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं। और यहाँ पे जो नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे। तो यहां से हम लोग मेनली 2 बात सीखे। पहला, इमरजेंट रे किसको कहेंगे, दूसरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, और तीसरा इमरजेंट एंगल किसको कहेंगे। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है, कभी कभी डिफिनेशन में पूछ देता है। अब आता है सम कॉमन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.00003, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 ही है। तो वैक्यूम और एयर हम लोग दोनों का क्या मानेंगे, 1 ही मानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर का अगर बात करें थोड़ा सा ज्यादा 1.33, थोड़ा सा पानी में अगर एयर टू वाटर जाता है लाइट रे तो थोड़ा सा क्या करेगा, बेंड कर जाएगा। अगर एयर टू ग्लास भेजते हैं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 1.5 है। और डायमंड का अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट। और जब हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बाबू तो क्या करेगा, स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको एकदम लोएस्ट कर देगा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे स्लोएस्ट किस में होगा तो डायमंड में, और सबसे ज्यादा बेंड किस में होगा तो डायमंड में। तो ये 5 कॉमन था, कॉमन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना है एटलीस्ट। जितना ज्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट उसमें उतना ही ज्यादा स्लो ट्रेवल करेगा। तो डायमंड हो गया सबसे स्लोएस्ट स्पीड इसमें ट्रेवल करता है। लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो उतना ही ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा। तो एयर का अगर बात करें या वैक्यूम का अगर बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट जो है उसमें सबसे हाईएस्ट है। इससे हाईएस्ट अभी तक कोई ऑब्जेक्ट, कोई मीडियम नोन नहीं है। तो अगर मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से लेके 2.42 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि सबसे लोएस्ट है एयर का और सबसे हाईएस्ट है डायमंड का, और इसके बीच में बाकी सारा मीडियम एग्जिस्ट करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ही कुछ कॉमन मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि जरूरी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसको आपको याद रखना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.33। अगर मैं बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया हुआ है वाटर का, एयर टू वाटर, ये है 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे आपको पता है ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मैं एक फॉर्मूला पढ़ाया आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब आपसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, आपसे पूछा है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मैं अगर लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, एयर का बात करूं तो एयर का जो है स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीडियम, क्योंकि भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम यहाँ पे क्या हुआ है, दिया हुआ है वाटर, मीडियम वाटर। अब हमको मीडियम वाटर में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, तो इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा कि वाटर का जो स्पीड होगा, मतलब जो भी होगा, हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय 1.33। अब 1.33 में मैं पॉइंट अगर हटाता हूँ तो ऊपर लग जाएगा 100। अब आ जाएगा बाबू v इज इक्वल टू 300 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है 133 से मैं 300 डिवाइड दूंगा, 300 डिवाइडेड बाय 133, 2 बार में कट आउट होगा तो ये हो जाएगा 266, 6 4 10 और 6 3 9। अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग पॉइंट, 34 में लगाएंगे 0 और ये कट जाएगा आपका लगभग 2 बार में, ये भी लगेगा 266, 6 और 4 10, यहाँ पे बचेगा 7 और ये हो गया कैंसिल आउट 74, जिसमें अब मैं 0 बैठाऊँ, अब इतना कैलकुलेट नहीं करूँगा, 2.2 भी जो है बाबू लगभग आएगा 2.2 अप्रॉक्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो होगा 2.22 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। होप है कि आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता बाबू स्फेरिकल लेंसेस। ठीक, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेस का। तो इसका भी बहुत ज़्यादा यूजेज है स्फेरिकल लेंसेस का।
और स्फेरिकल लेंसेज स्फेयर से बनता है, जिसमें एक आता है कॉन्वेक्स लेंस और एक आता है कॉनकेव लेंस। तो हम लोग इसी को देखने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले आता है लेंसेस। तो स्फेरिकल लेंसेस बनता कैसे? ये आपको दो तरह का स्फेरिकल लेंसेस है। पहला का नाम है कन्वेक्स लेंस, दूसरा का नाम है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो मिडिल से क्या होता है, थिक होता है, और साइड से एज से थिन होता है। तो अगर आप लेंस को टच कर रहे हैं और बीच का पार्ट आपको थिक लगे और साइड का पार्ट आपको थिन लगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये कन्वेक्स लेंस है। अगर कनकेव का बात करूं तो ये मिडिल से थिन लगेगा और साइड से थिक लगेगा। ओके, तो आप टच करके, आंख बंद करके इसको टच करके आप फील करके बता सकते हो कि कौन सा लेंस है, कनकेव है या कन्वेक्स है। अब आता है कि कॉनकेव लेंस बनता कैसे। तो बाबू ये बनता है दो स्फेरिकल ग्लासेस से। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको अगर मैं ये कंप्लीट करूँ तो ये एक ग्लास इधर से आया हुआ है और एक ग्लास इधर से आया हुआ है, और दोनों को 1 बाय 1 ओवरलैप करके क्या बनाया गया है, कॉन्वेक्स लेंस बनाया गया। अगर कॉनकेव लेंस का बात करूं तो यहाँ पे भी देखिए एक ग्लास ऐसे और एक ग्लास ऐसे, ठीक है। ये जो बीच का पार्ट कट आउट करके निकाला गया है इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बाबू वो कॉन्वर्जिंग लेंस होता है। याद है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव में उल्टा था, कॉनकेव मिरर था कॉन्वर्जिंग, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है कॉन्वर्जिंग। तो यहाँ पे उल्टा होता है, मिरर से लेंस में बस सारा का सारा अपोजिट कंसेप्ट लगाना है। तो यहाँ पे क्या होता है बाबू, मिरर से अपोजिट होता है सब कुछ। तो कॉनकेव क्या होता था, वहाँ पे कन्वर्जिंग होता था। लेकिन लेंस का अगर बात करें तो यहाँ पे कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग है। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, सारा का सारा लाइट रे को जो भी उससे आके गुजरेगा उसको कन्वर्ज कर देगा। तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अगर कॉनकेव का बात करूं तो ये है डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करेगा, जितना भी लाइट रे कॉनकेव लेंस के पास आएगा वो सारा लाइट रे को फैला के इधर उधर कर देगा। तो सारा लाइट रे को क्या करेगा, फैला देगा। सारा लाइट रे को क्या करेगा, फैला देगा। कॉन्वेक्स क्या करेगा, सारा लाइट रे को एक तरफ करेगा, और कॉनकेव क्या करेगा, सारा लाइट रे को फैला देगा। लेकिन मिरर में जस्ट इसका अपोजिट होता था। कॉनकेव मिरर कॉन्वर्ज करता था और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता था। तो एकदम अपोजिट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर मैं कहूँ कि ये कौन सा लेंस है तो आपको दिख रहा है इसका मिडिल पार्ट क्या है, ठीक है। तो मिडिल पार्ट जब ठीक होगा तो यहाँ पे कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस होगा। अगर मैं बात करूँ कि इस पर जितना भी लाइट रे आ रहा है उसको ये क्या करेगा, तो उसको बाबू ये कन्वर्ज कर देगा, सबको एक जगह कर देगा। इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये कौन सा लेंस है, तो ये बाबू आपको दिख रहा है कि मिडिल में क्या है, थिन है, एज में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू अगर लाइट रे में भेजूँ तो यह क्या करेगा, अगर मैं लाइट रे भेजूँ तो ये सारा लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, और ये क्या करेगा, एक जगह कर देगा। तो जो एक जगह कर दे उसको कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे, जो फैला दे उसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। तो अब हम लोग कुछ सीखने वाले हैं टर्म्स जो कि रिलेटेड है स्फेरिकल लेंसेज से, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस से और कॉनकेव लेंस से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टर्म को, उसके बाद मैं इसको पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग टर्म सीखेंगे। तो आ जाइए। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है कन्वेक्स लेंस। बाबू याद रखिएगा, मिरर में हम लोग कॉनकेव मिरर में ये था उस समय कन्वर्जिंग मिरर, लेकिन यहाँ पे अपोजिट होता है, ये कॉन्वेक्स है, यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस। आपको ये याद रखना है। यहाँ पे हम लोग कॉनकेव में 6 केस पढ़े थे, याद होगा। कॉनकेव में 6 इमेज फॉर्मेशन का केस पढ़े थे। यहाँ पे कॉन्वेक्स में 6 इमेज फॉर्मेशन का केस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स सीख लेते हैं। जैसे कि कॉनकेव मिरर में इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखे थे, प्रिंसिपल एक्सिस सीखे थे, फोकस सीखे थे, पोल सीखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सीखे थे, फोकल लेंथ सीखे थे। उसी तरीका से कन्वेक्स लेंस में हम लोग इस टर्म को सीखने वाले। तो सबसे पहला जो टर्म आता है बाबू वो आता है जो कि यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग कहते हैं ओसी। क्या कहते हैं, ओसी, ऑप्टिकल सेंटर। इसको बहुत जगह पे सिर्फ सी भी लिखते हैं, सेंटर क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर। तो ये हो गया बाबू आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद बाबू ये जो आपको लाइन दिख रहा है जिसपे ऑब्जेक्ट रखेंगे हम लोग, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि मिरर में था। यहाँ पे 2 स्फेरिकल लेंसेस था ना, यहाँ पे एक स्फेरिकल लेंसेस ऐसे था और एक स्फेरिकल लेंसेस ऐसे था, और ये दोनों का हम लोग मिला के क्या बनाए थे, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे बाबू 2 फोकस होगा, एक फोकस को हम लोग F1 कहेंगे, एक फोकस को हम लोग F2 कहेंगे।
F2 F1। F1 इसको कहेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग इधर प्लेस करेंगे, तो जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे उधर F1 कहेंगे, जिधर ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे इमेज बनेगा उधर F2 कहेंगे। तो यहाँ पे C नहीं लिख सकते, ये जो सेंटर है यहाँ पे हम लोग C नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो सेंटर है यहाँ पे हम लोग सेंटर लिख चुके हैं, ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग क्या लिख चुके हैं? C। इसीलिए यहाँ पे मजबूरन बस हमको लिखना पड़ता है 2F, क्योंकि हमको पता है जो सेंटर होता है वो 2 फोकस के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2F लिखते हैं। क्लियर? और यहाँ पर अगर बात करें तो ये F2 हो गया, ये फोकस हो गया सेकंड फोकस, और ये हो गया सेकंड सेंटर। तो आपको इतना बात याद हो गया, पहला ऑप्टिकल सेंटर जो कि लेंस के बीचों बीच होगा, दूसरा फोकस जो कि लेंस के दोनों तरफ होगा, और तीसरा 2F1 और 2F2 जिसको हम लोग सेंटर की जगह पे रिप्लेस करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और ऑप्टिकल सेंटर से रेडियस का दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोग यहाँ पे क्या सीखे? हम लोग यहाँ पे सीखे सबसे पहला ऑप्टिकल सेंटर, दूसरा क्या सीखे? प्रिंसिपल एक्सिस, और तीसरा क्या सीखे बाबू? फोकस, और फोर्थ क्या सीखे? सेंटर, जिसको हम लोग 2F से डिनोट कर रहे हैं। तो ये 4 बात मेनली हम लोग यहाँ पे सीखे हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं रूल। उससे पहले देख लेते हैं कि वो जहाँ थ्योरी लिखा हुआ था वो क्या लिखता है। वो सबसे पहले लिखा है ऑप्टिकल सेंटर, तो मैं बता दिया सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? दोनों स्फीयर का लेंस का सेंटर, दोनों स्फीयर या दोनों लेंस का क्या है? सेंटर, दोनों स्फेरिकल ग्लास का क्या है? सेंटर। तो यहाँ पे C1 और C2 जिसको हम लोग लिखे हैं 2F1 और 2F2। अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये एक लाइन होता है इमेजिनरी जिस पर ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस करते हैं। प्रिंसिपल फोकस का अगर बात करें, जहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, अब आप बोलेगे दो फोकस था, एक F1 और एक F2, तो हम लोग देखेंगे जहाँ पे लाइट कन्वर्ज करके आपस में मिलेगा, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि वो F2 पे मिलेगा। तो जहाँ पे लाइट कन्वर्ज करके, क्योंकि कॉन्वेक्स एक कन्वर्जिंग लेंस है, तो जहाँ पे लाइट कन्वर्ज करके जिस फोकस पे मिलेगा उसी को हम लोग मेन फोकस कहेंगे। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किसको कहेंगे? तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू प्रिंसिपल फोकस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। तो रे डायग्राम बनाने के लिए क्या रूल्स है? तो इसमें भी बाबू 3 रूल्स है जो कि अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ये है आपका कन्वेक्स लेंस, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 केसेस, 5+1। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद यहाँ पे बाबू आपको 2 फोकस दिख रहा है, एक F1 एक F2। तो जहां से लाइट रे आफ्टर एंटरिंग इनटू लेंस कन्वर्ज करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस। तो यहाँ पे मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा हुआ है और यहाँ से लाइट रे जब इंटर करे तो ये तो लेंस है, और लेंस होने के कारण ये इसको पार करता हुआ फोकस से होके कन्वर्ज कर जाएगा। अगर मैं बात करूँ दूसरा लाइट रे का, तो दूसरा लाइट रे भी सेम होगा, आएगा और वह क्या करेगा? फोकस से होके गुजर जाएगा। तो सारा का सारा लाइट रे इस फोकस से होकर गुजर रहा है, इस फोकस से नहीं गुजर रहा है। इसके कारण ये जो आपका फोकस है ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस। ओके, अब हम लोग मेन समझेंगे रूल को। तो एक्चुअली में 3 रूल है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट रूल ये कहता है अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करें तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भी लाइट रे जाएगा उसका रूल क्या है। कन्वर्ज करेगा तो कहाँ जाएगा, कैसे कन्वर्ज करेगा और कहाँ से इंटर करेगा। तो सबसे पहला लाइट रे, सबसे फर्स्ट रूल कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए उसका क्या होगा। ये लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, जैसे ही पैरेलल जाएगा आफ्टर एंटरिंग इनटू लेंस ये क्या करेगा? फोकस पे कन्वर्ज कर जाएगा और ये फोकस से होते हुए पार करेगा, फोकस को इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा हो तो वो फोकस से होके गुजरेगा। वही नियम है मिरर वाला। सेकंड रूल, तो सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर का बात हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से ही आगे निकल जाएगा या बेंड नहीं करेगा। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है बिना बेंड किए पार हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से अगर मैं कोई लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर पे ले जाता हूँ तो ये क्या हुआ? ऑप्टिकल सेंटर से ही आगे निकल गया। यहाँ पे क्या हुआ? कोई बेंड ऑफ लाइट नहीं होता। ये सेकंड नियम था। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से जाता है, F1 से जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू? यहाँ पे मैं अगर किसी लाइट रे को F से भेज रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फोकस से ये जा रहा है, फोकस से होते हुए लेंस पे गया, जैसे ही लेंस पे जाएगा फोकस से होते हुए ये लाइट रे जो है पैरेलल चल जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल चला जाएगा।
फोकस से जाने वाला लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस पर आगे जाके वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। ये 3 आपको रूल याद रखना। पहला कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला लाइट जो है वो पैरेलल जा रहा था और फोकस से होके गुजरा है। उसके बाद सेकेंड अगर बात करूँ तो यहाँ पे ओसी ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट जाता है तो वो बेंड नहीं करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से ही पार हो जाएगा, कैरी ऑन हो जाएगा। अगर मैं थर्ड का बात करूं तो अगर कोई लाइट रे फोकस से जाता हुआ दिखता है तो वो आफ्टर एंटरिंग इनटू लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये 3 रूल के साथ मैं आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाने वाला हूँ कॉन्वेक्स लेंस का। चलिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, जो कि टोटल 6 है कॉनकेव मिरर के जैसे। उससे पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, कॉनकेव लेंस में रूल कैसे काम करता है। कॉनकेव लेंस में रूल कैसे काम करता है तो बाबू ये है कॉनकेव लेंस, यहाँ पे इसका होगा ऑप्टिकल सेंटर। अगर लाइट रे कॉनकेव लेंस के पैरेलल जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है कॉनकेव लेंस में, तो ये लाइट रे क्या करे बाबू, डाइवर्ज करेगा। और जब डाइवर्ज करेगा तो यहाँ से इसको हम लोग फोकस से गुजारेंगे। तो रूल के अनुसार अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये फोकस से होके गुजरता है। और यहाँ पे देखिए बाबू ये खुद से फोकस पे नहीं गया है, क्योंकि ये लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है। तो इसको हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि ये फोकस होके गया होगा। क्लियर। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाता है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही कैरी ऑन कर जाएगा, बेंड वगैरह नहीं करेगा। थर्ड जो है बाबू, अगर कोई लाइट रे फोकस से होके जाता है तो आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉनकेव लेंस ये क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये 3 रूल इसमें भी मैंने आपको बना के दिखा दिया। नेक्स्ट चलता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मिरर और लेंस अपोजिट होता है, तो अपोजिट होने के कारण तो हम लोग थोड़ा सा इसको क्विक रिव्यू ले लेते हैं ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है मिरर। तो मिरर में बाबू कॉनकेव मिरर को हम लोग कॉन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, लेकिन अगर लेंस का बात करें तो ठीक इसका अपोजिट कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। हम लोग कॉनकेव मिरर में 6 केस पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन का, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन का। अगर कॉन्वेक्स मिरर का बात करें तो ये होता है बाबू डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। लेकिन यहाँ पे अगर लेंस का बात करें तो लेंस में कॉन्वेक्स मिरर के जगह पे कॉनकेव लेंस आ जाता है, जो कि क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। और यहाँ पे हम लोग 2 केस पढ़े थे, और यहाँ भी हम लोग कॉनकेव लेंस में 2 केस पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस पढ़े थे, यहाँ कॉनकेव लेंस में 2 केस पढ़ेंगे। तो होप है कि आपको ये थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि मिरर में और लेंस में अपोजिट होता है, वहाँ कॉनकेव था यहाँ कॉन्वेक्स है, बाकी सारा कुछ सेम है। नेक्स्ट अब आते हैं बाबू हम लोग इमेज फॉर्मेशन पे। तो सबसे पहले आते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ हम लोग प्लेस करेंगे। तो हम लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो सबसे पहला कि ऑब्जेक्ट एकदम बहुत ज़्यादा दूर हो, जिसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी के पास हो या इन्फिनिटी पे हो, बहुत ज़्यादा दूर हो। दूसरा चांस क्या है बाबू कि इन्फिनिटी से थोड़ा सा नज़दीक आ जाए। तो इन्फिनिटी से कितना नज़दीक आ जाए, तो इन्फिनिटी से इतना नज़दीक आए कि इन्फिनिटी और 2f जो कि सेंटर था उसके बीच में कहीं लाई करता हो, मतलब इन्फिनिटी और उसके बीच में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट लाई करता हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जब लाई करेगा बाबू तो इसको क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट जब बिटवीन आई इन्फिनिटी एंड 2f1 हो। अगर बात करें 2f1 के बाद तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आगे बैठा, तो भी अभी भी जो है ये i और 2f1 के बीच में है, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये आके कहाँ बैठेगा, 2f पे। तो जब ऑब्जेक्ट थर्ड पॉसिबिलिटी, जब ऑब्जेक्ट 2f पर हो, ठीक है। उसके बाद बाबू थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, 2f1 और f1 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1 है। नेक्स्ट है बाबू पॉसिबिलिटी, यहाँ से ऑब्जेक्ट उठ के f पर आके बैठ जाए। तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है 5th नंबर, ऑब्जेक्ट एट f1। ऑब्जेक्ट कहाँ आके बैठ गया, f1 में। लास्ट जो ऑप्शन बचा है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये 6 केस हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं कि किस तरह से इसमें इमेज बनता है, किस तरह से इमेज का बिहेवियर होता है, किस तरह का नेचर होता है। क्लियर। नेक्स्ट सबसे पहला हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा कैसे, ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है। क्लियर। तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि जो लाइट रे आ रहा होगा इन्फिनिटी से वो क्या होगा, पैरेलल आएगा। किसके,
प्रिंसिपल एक्सिस। इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ बाबू, तो मान के चलेंगे हम लोग कि कोई दो लाइट रे आपस में आ रहा होगा, पहला लाइट रे पैरेलल आया और दूसरा लाइट रे भी पैरेलल आया। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होता है, फोकस से गुजरता है। तो पहला ये फोकस से गुजर गया और ये भी फोकस से गुजर गया। मैंने बताया था आपको कि जब भी लाइट रे आपस में मीट कर जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। यहाँ पे जो है वो दो लाइट रे आपस में खुद से क्या कर गया, मीट कर गया, और जहाँ पे मीट किया है वहीं पे इमेज बन गया। और मैंने आपको बताया था खुद से मीट करे तो इमेज जो बनता है वो रियल और इन्वर्टेड बनता है। तो यहाँ पे इमेज एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हाईली डिमिनिश्ड बना है, बहुत ज़्यादा छोटा। अगर इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो आपके सबके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, कौन सा ग्लास है, वो है कॉन्वेक्स लेंस। और जब आप उसमें सनलाइट, सन जो है वो इन्फिनिटी पे है और सन का जो लाइट आ रहा है पैरेलल आ रहा है, और आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में कर रहे हैं और इसको कहाँ पे इमेज बना रहे हैं, वो बना रहे हैं आप फोकस पे। तो इसका जो इमेज है बाबू, उतना बड़ा सन का जो इमेज है वो कैसा बना हुआ है, बहुत छोटा। उतना बड़ा सन का जो इमेज है बहुत छोटा बना हुआ है। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो जो लाइट रे आएगा बाबू वो फोकस से होकर गुजरेगा और यहाँ पे आपको इमेज बनेगा हाईली डिमिनिश्ड। और कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा फोकस पे। तो ये तीन बात, इसको हम लोग बोलेंगे नेचर ऑफ इमेज, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ ये है नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज सबसे पहला क्या कह रहा है कि कहाँ बनेगा, फोकस पे। कब, जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे। दूसरा बाबू हाईली डिमिनिश्ड होगा और तीसरा है रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम लोग नजदीक लाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा नजदीक आ जाए। इन्फिनिटी से नजदीक और 2f से आगे, इसको हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड 2f या बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको एक दिख रहा होगा जो कि है ट्री, और इस ट्री का जो अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये 2f के बियॉन्ड है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इसका इमेज बनाए तो सबसे पहले लाइट रे, एक पैरेलल लाइट रे ले लेते हैं, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे बाबू है सेंटर, यहाँ से जाएगा फोकस से, तो ये निकल गया फोकस से। दूसरा जो लाइट रे वो मैं ले लेता हूँ सेंटर से। किससे, सेंटर से। मैं फोकस से भी ले सकता हूँ, सेंटर से भी ले सकता हूँ, F1 से भी ले सकता हूँ, सेंटर से भी ले सकता हूँ। मैं सेंटर से इसलिए लूंगा क्योंकि सेंटर से है जो है वो रिफ्रैक्शन नहीं होता है, स्ट्रेट चला जाता है सेंटर से। तो हम लोग सेंटर से लेते हैं एक लाइट रे, तो देखिए यहाँ से सेंटर से जा रहा है। तो ये आपका लाइट रे सेंटर से चला गया, और ये जो है बाबू दोनों का दोनों इंटरसेक्ट किया कहाँ पे, तो यहाँ पे F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये ऐसे पेड़ बन जाएगा। अब बताइए जो पेड़ का इमेज बना है वो कैसा बना है। सबसे पहले तो कहाँ पे बना है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि F2 और 2F2 के बीच में बना है। तो नेचर ऑफ इमेज में लिखेंगे कि इमेज जो बनेगा वो बिटवीन F2 एंड 2F2 बनेगा। क्या कैसा इमेज बना है, ऑब्जेक्ट से अभी छोटा ही बना है, ऑब्जेक्ट से कैसा बना है, छोटा ही बना है। ये क्या बना है, स्मॉल। ये हो गया आपका डिमिनिश्ड इमेज। और थर्ड अगर बात करें तो कैसा इमेज बना है, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइट रे आपस में खुद से टकराया है, खुद से इंटरसेक्ट किया है। तो ये हो गया आपका रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया आपका नेचर ऑफ इमेज जब ऑब्जेक्ट जो है I और 2F के बीच में होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट अब आ गया है वो 2F पे, ठीक है। और मिरर में अगर हम लोग बात करते थे तो इसको हम लोग सेंटर पे कहते थे। यहाँ पे सेंटर नहीं कह सकते हैं क्योंकि सेंटर बाबू यहाँ पे C का जो इस्तेमाल हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के लिए कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 2F लिखना पड़ रहा है, C नहीं लिख सकते क्योंकि C एक ही जगह यूज करेंगे ना। सबसे पहले इसमें से हम लोग एक लाइट रे लेते हैं जो कि पैरेलल जाएगा। ये पैरेलल जाने के साथ साथ क्या हो गया, ये फोकस से होकर गुजरेगा, तो फोकस से होकर ये कन्वर्ज कर गया, फोकस होकर कन्वर्ज कर गया। क्लियर। नेक्स्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो सेकंड लाइट जाएगा, ये गया आपका ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड लाइट। तो आपको यहाँ पे दिखा कि जो इमेज बना 2F पे। कहाँ पे बना, 2F पे। तो हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग पेड़ बनाते हैं, इमेज जो है वो बनेगा कहाँ पे, 2F2 पे, और सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा।
क्योंकि ये खुद से आपस में क्या हो रहा है, टकरा रहा है। नेक्स्ट केस 2F1 और F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में। अगर हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट को देखें तो ये 2F1 और F1 के बीच में है। सबसे पहले लाइट रे पैरेलल ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल हो जाने के साथ साथ ये गुजरेगा F2 से। सेकेंड, अब हम लोग ले जाएंगे सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जुड़ेगा बाबू, तो जाके आपस में मिला है यहाँ मिलने के साथ साथ बिहाइंड 2F। तो इमेज जो बना है वो बना है 2F और I के बीच में, बिटवीन I एंड 2F2। बहुत बड़ा बना है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगर मैं पेड़ बनाऊँ, यहाँ पे बड़ा सा पेड़ बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, इनलार्ज्ड इमेज बना है। कैसा इमेज, इनलार्ज्ड इमेज बना है। कैसा, रियल बना, इन्वर्टेड बना। तो रियल बना, ये खुद से क्या हो गया, इंटरसेक्ट किया, तो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। यहाँ तक आपको डॉट। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट केस कहाँ आएगा वापस पे, नेक्स्ट केस कहाँ आएगा, F1 पे। तो आ जाइए, नेक्स्ट केस जो है बाबू है F1 पे। जब ऑब्जेक्ट F1 पे होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइट रे लूँगा। लाइट रे लेने के साथ साथ ये जाएगा लाइट रे पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, ये फोकस हो गया। ठीक, सेकंड जो केस है बाबू वो है सेंटर, तो सेंटर से होकर गुजरेगा। इन्फिनाइट में कहीं आपस में क्या होगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। इन्फिनाइट में जाके कहीं आपस में क्या होगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। इमेज जो बनेगा बनेगा इन्फिनाइट पे बनेगा, और जब इन्फिनाइट पे बनेगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। ऐसा बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा। और ये कैसा बनेगा, जब खुद से मिल रहा है तो ये बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब ऑब्जेक्ट लास्ट केस बचा है, जो कि ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ चुका है। ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एकदम लेंस के पास चिपक चुका है। ठीक है, हम लोग एक लाइट रे लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के साथ साथ ये जो है फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा जो है सेंटर से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पे जो गैपिंग है ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इन्फिनाइट में तो कभी मीट करेगा नहीं, तो इन्फिनाइट में जब मीट नहीं करेगा, अब हम इसको पकड़ेंगे और इसको पर्सनली क्या करेंगे, मीट कराने का, अपीयर टू मीट कराने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से पीछे लाते हैं, ये पीछे जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, और ये भी क्या जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा। ठीक है, यहीं पे मीट कर गया। ये जो इमेज बना बहुत ज़्यादा बड़ा। तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बनेगा लेंस के ठीक उसी साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। सेकंड जो है कि इसका इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। क्यों बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इसको हम लोग पकड़ के और मीट कराए हैं, पकड़ के और मीट कराए हैं, ये खुद से मीट नहीं किया है, इसीलिए ये इमेज जो बनेगा ये वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। अब हम लोग देख लेते हैं जितना भी केस पढ़े सबका एक समरी टेबल। तो हम लोग क्या पढ़े कि एट इन्फिनिटी जब रखोगे तो एट F2 बनेगा। कैसा बनेगा बाबू, पॉइंट साइज बनेगा। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। तो 5 केस हम लोग पढ़े, जिसमें पहला केस इन्फिनिटी पर रखें, दूसरा बियॉन्ड 2F1 रखेंगे। 2F1 रखेंगे तो F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। थोड़ा सा पॉइंट साइज से क्या हो गया, बढ़ गया। अगर 2F1 थर्ड केस, अगर हम लोग 2F1 पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अगर हम लोग F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो बनेगा बियॉन्ड 2F2। क्लियर, बियॉन्ड 2F2, और साथ में बहुत बड़ा बनेगा, और साथ साथ रियल और इन्वर्टेड तो बनेगा ही। फिफ्थ केस जो होता है एट F1, तो एट F1 जो आप रखिएगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा। F1 पे रखिएगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ऐसा बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा। ठीक, प्लस में रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो होप है कि इतना क्लियर हुआ होगा। लास्ट जो केस होता है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब यूनिक केस है। तो इमेज बनेगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, साथ साथ वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो ये एक ही स्पेशल केस है जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। नेक्स्ट चलते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ होता है, सबसे पहले चश्मा बनाने में। कॉन्केव लेंस से जो चश्मा बनता है वो बनता है हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों के लिए। बगल में एक मंकी दिख रहा होगा, इसको क्या हो रखा है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दूर का है वो अच्छा दिखता है, थर्ड का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता है, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है।
तो शॉर्ट के ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, और उसका चश्मा लगाएंगे। दूसरा बात है बाबू कैमरा में यूज होता है। क्या होता है बाबू? माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में अगर आपको बड़ा इमेज देखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज देखना है, उसको f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करना होगा, तभी जाकर वो आपको क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा। तो यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस आ गया। कैमरा में यूज होता है, ये माइक्रोस्कोप में यूज होता है, टेलीस्कोप में यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है, और चश्मा में यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉनकेव लेंस और उसका यूज। तो कॉनकेव लेंस, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस पढ़े थे, उसी तरह कॉनकेव लेंस में हम लोग 2 केस पढ़ेंगे। पहला केस क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी हो। फर्स्ट केस पे कहता है बाबू कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो हम लोग 2 लाइट लाएंगे, दोनों का दोनों पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जाने के साथ साथ क्या होगा? ये डाइवर्ज कर जाएगा। क्या करेगा? डाइवर्ज कर जाएगा। सेकेंड अगर लाइट रे का बात करें, ये भी पैरेलल आ रहा था, तो ये भी क्या करेगा? यहाँ आने के बाद डाइवर्ज कर जाएगा। यहाँ पे जब पैरेलल है तो यहाँ पे भी क्या होगा? पैरेलल। तो ये तो कभी आपस में मिलेगा नहीं, तो मिलेगा नहीं तो इसको हम लोग पकड़ेंगे, और पकड़ के इसको मीट कराने के लिए पीछे लाएंगे। पीछे लाएंगे तो क्या होगा? फोकस होकर गुजरेगा, क्योंकि लाइट रे जो है वो क्या था? पैरेलल था। फोकस होकर गुजर गया। ये भी क्या होगा? फोकस होकर गुजरेगा। फोकस होकर गुजर गया, और जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा। और फोकस पे कैसा इमेज बनता है? फोकस पे इमेज बनता है बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड, और साथ में ऐसा इमेज बनेगा, ये वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। क्यों वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा? क्योंकि हम लोग इसको पकड़ के और क्या कराए हैं? मीट कराए। तो नेक्स्ट जो केस, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से सेंटर के बीच में एनीवेयर कहीं भी आप रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमेज वहीं बनेगा। यहाँ पे हो गया ये ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से जो लाइट रे जाएगा क्या होगा? पैरेलल जाएगा। यहाँ से जो लाइट रे जाएगा वो पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाने के बाद यहाँ टकराएगा, लेंस में इंटर करने के बाद ये डाइवर्ज कर जाएगा। इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। दूसरा बाबू अगर हम लोग बात करें सेंटर का, तो सेंटर से जाएगा तो सेंटर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर में इंटर करेगा और सेंटर से ही पार हो जाएगा। लेकिन आप नोटिस कीजिए, ऐसे तो ये दोनों कभी आपस में मीट करेगा ही नहीं, तो इमेज तो कभी नहीं बनेगा, और ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो क्या करेंगे? इसको हम लोग मीट कराएंगे पकड़ के। तो पकड़ के इसको अगर हम लोग बैक में लाते हैं, तो ये देखिए बैक आते 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 क्या करेगा? इसको यहाँ से कट कर देगा इमेज। तो आपको दिख रहा होगा कि इमेज जो बना है पेड़ का बहुत छोटू सा बना है। क्लियर? साथ में कहाँ बना है? तो F1 और C के बीच में, तो दोनों आपस में मीट कर गया, तो यहाँ पे इमेज जो बन गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है? कैसा इमेज बना? तो ये इमेज बनेगा बाबू डिमिनिश्ड, छोटा नहीं, डिमिनिश्ड। एक ही केस ही है, कॉनकेव मिरर आप कहीं भी लगाइए उसमें कैसा इमेज बनेगा? छोटा ही बनेगा। नेक्स्ट आता है कॉनकेव लेंस का यूजेज। कॉनकेव लेंस का यूजेज, इसमें 2 ही केस था, हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज होता है मायोपिक आई को ठीक करने के लिए। अब मायोपिक आई क्या होता है? ये होता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, नाम पे नहीं जाएंगे, शॉर्ट साइटेडनेस। ऐसा लग रहा है कि नजदीक का खराब है, बट शॉर्ट का क्या है? ठीक है। लॉन्ग में जब दूर देखते हैं तो नहीं दिखता क्लियर। तीसरा बाबू यूज किया जाता है बाबू पीपहोल की तरह, इसके तरह पीपहोल की तरह। यहाँ देखिए पीपहोल है, इसका नाम है पीपहोल। इसका यूज कहाँ होता है? तो ये जैसे कि हम लोग दरवाजा पे एक छोटा सा मिरर लगा देते हैं, ताकि अंदर का नॉक करने के बाद पहले ही देख लें कि कौन है, खोलना है या नहीं खोलना है। ठीक है? तो हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन रूल फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो जिस तरह से मिरर में हम लोग साइन कन्वेंशन रूल पढ़े थे, उसी तरह पे यहाँ पे भी हम लोग साइन कन्वेंशन रूल को देखेंगे। साइन कन्वेंशन रूल के बिना आप एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाइएगा। क्लियर? इसलिए इसको देखना जरूरी है और इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग आते हैं लेंस पे। तो लेंस में हम लोग कॉन्वेक्स बनाते हैं। पहले कॉन्वेक्स का बाबू ये था ऑप्टिकल सेंटर, इस सेंटर को हम लोग मान लेते हैं 0 और 0। इस लेंस को अगर हम लोग इस तरह से बांट दें तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे थे? ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा निगेटिव। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू क्या होगा? हमेशा निगेटिव। इमेज का बात करें तो आपको पता होगा कि 5 केस में इमेज इधर बना था, 5 केस में इधर बना था, और एक केस में बस यहाँ पे बना था। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस को v को अगर राइट साइड में बना तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव कितना केस में? 5 केस में, और एक केस में निगेटिव। आपको याद रखना, अगर f का बात करें फोकल लेंथ कॉन्वेक्स
लेंस का फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या था, यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा था, फोकल लेंथ राइट हैंड साइड है, प्लस हो जाएगा। तो यू भी और एफ, यू भी और एफ का अगर साइन लगाना आपको आ गया तो समझिए कि आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। पहला तो हम लोग क्या देखें कि कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या होता है, 5 केस में पॉजिटिव, 1 केस में निगेटिव। दूसरा यू क्या होता है, यू बाबू हमेशा नेगेटिव। एफ क्या होता है, तो एफ डिपेंड करता है कि कौन सा लेंस है। अगर ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकस राइट हैंड साइड होता है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कॉनकेव का बात करें, इसका बात करें कॉनकेव, कॉनकेव में भी सेम कॉन्सेप्ट, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है और ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, निगेटिव। इसमें कॉनकेव में जो फोकस है बाबू वो इस साइड होता है, तो यहाँ पे जो एफ हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में। अगर माइनस में फोकल लेंथ दिया हुआ है इसका मतलब वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। क्लियर। हम लोग क्या देखें, कॉनकेव मिरर में यू जो होता है वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव, भी जो होता है हमेशा निगेटिव, क्योंकि दोनों केस में जो इमेज बना था वो निगेटिव में ही बना था। जो तरीका है बाबू एफ भी क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पे क्या एफ ये ऐसे जाने के बाद डाइवर्ज कर जा रहा था और एफ वापस आके यहाँ मिल रहा था। ये है आपका प्रिंसिपल फोकस, मेन फोकस। क्लियर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव। और 2 चीज आपको याद रखना है, बिना साइन कन्वेंशन रूल का आपसे एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा अच्छे से। अब आता बाबू लेंस फॉर्मूला। तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे मिरर फॉर्मूला में क्या पढ़े थे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन लेंस फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को चेंज कर देते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका आपको इस्तेमाल करना है, इसको हम लोग लेंस फॉर्मूला कहते हैं। अगर v u f में 2 चीज दिया हुआ है तो आप तीसरा चीज आराम से निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के, लेंस फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है और पावर क्या होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज जो है वो कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज जो है वो कितना बड़ा बना या कितना छोटा बना, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो अगर बाबू इसका फॉर्मूला का बात करें तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि हमको इमेज का मैग्निफिकेशन बताना है, और रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आप आराम से मैग्निफिकेशन बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में हाइट ऑफ इमेज नहीं देगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं देगा, क्या देगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज देगा और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट देगा। आप ये फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना दूरी पे है रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो भी आप मैग्निफिकेशन बता सकते हैं। तो हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़े मैग्निफिकेशन का। पहला, अगर आपको हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तो हाइट ऑफ इमेज का रेशियो निकाल लेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन। अगर नहीं, दूसरा क्या केस है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कर लेंगे। तो पक्का इसमें से कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पे बाबू डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम लोग लिखते हैं v और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं u। तो मैग्निफिकेशन का अगर फॉर्मूला लिखें तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम लोग h1 या h डैश भी बोल सकते हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसी तरह इसको याद रखेंगे। दूसरा फॉर्मूला है v/u। ध्यान रखेंगे मिरर में जो मैग्निफिकेशन था उसका जो फॉर्मूला था वो था -v/u, ठीक है, कि माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ v/u है, इसमें माइनस का यूज नहीं है, नेगेटिव का यूज नहीं है। यही इंपॉर्टेंट है इसमें और यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है v/u, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों इक्वेशन से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की। ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इफ एम इज ग्रेटर देन 1, एम का वैल्यू अगर 1 से बड़ा आता है, इमेज जो है उसका साइज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। अगर एम का वैल्यू 1 से छोटा आता है तो इमेज जो है बाबू वो छोटा हो जाएगा ऑब्जेक्ट से। एम इक्वल टू 1 आता है तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज
इक्वल होगा ऑब्जेक्ट। ये आपको 3 बात और याद रखना। अब बाबू आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस। तो हम लोग पावर के बारे में देखते हैं कि लेंस का पावर कैसे पता करेंगे। तो किसी भी लेंस का पावर बाबू उसके फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। P इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। और जो फोकल लेंथ का वैल्यू होगा वो हमेशा हमेशा मीटर में रखेंगे, कभी भी सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे, हमेशा मीटर में रखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे और तब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे। तो SI यूनिट क्या होता है? तो इसका SI यूनिट होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। अगर हम लोग बात करें कि पावर, तो मेरे पास 2 लेंस है, एक लेंस है कॉन्वेक्स और एक लेंस है कॉनकेव। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। तो एक बात बताइए, जब यहाँ पे हम लोग पावर में 1/f रखेंगे तो यही f रखेंगे। अगर f पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और कॉनकेव लेंस का जो पावर होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। तो अगर पावर निगेटिव में है तो समझ जाएंगे कि कौन सा लेंस है? कॉनकेव है। अगर पावर पॉजिटिव में है तो समझ जाएंगे कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है। तो हम लोग पावर का अगर बात करें तो 1 डिवाइडेड बाई f। यहाँ p और f जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? अगर p का मान, अगर p का वैल्यू बढ़ता है तो f का वैल्यू घटेगा, अगर p का वैल्यू घटता है तो f का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम होगा, अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि P पावर, तो पावर जो होता है 1/f होता है और f जो होगा वो हमेशा मीटर में होगा। और इसका जो यूनिट होता है ये होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। डिफाइन 1 डायोप्टर। अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं 1 डायोप्टर का पावर, क्योंकि 1/1 बराबर 1 डायोप्टर। मेरे पास 2 लेंस होता है, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है बाबू, पीछे पढ़ चुके हैं, इसका जो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है पॉजिटिव। तो हम लोग पावर का बात करें तो पावर भी हो जाएगा पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो होता है निगेटिव, तो इसका जो पावर हो जाएगा वो भी हो जाएगा निगेटिव। तो अगर कोई लेंस, अगर मैं बोलूँ कि 2 डायोप्टर का पावर है, इसका मतलब ये कौन सा लेंस है? ये पॉजिटिव है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर मैं कहूँ कि 2 डायोप्टर माइनस में है पावर, इसका मतलब ये कौन सा लेंस हो गया? कॉनकेव लेंस। होप है आपको इतना समझ में आया होगा पावर के बारे में। अब क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ पावर। कभी कभी क्या होता है, ऑप्टिशियंस जो है वो 2 पावर को आपस में जोड़ देते हैं। कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों को मिला के एक नया, एक यूनिक पावर बनाते हैं या और अच्छा पावर बनाते हैं। तो नेक्स्ट आता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। 2 लेंस को आपस में जोड़ के हम लोग बनाएंगे एक नया लेंस जिसका पावर हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, कैमरा हो गया। इसमें क्या किया जाता है? 2 से ज़्यादा लेंसेस लगाया जाता है, 2, 3 ऐसे करके लेंसेस लगाए जाते हैं। जो भी इमेज बन रहा है उसका क्वालिटी को ठीक किया जा सके। अगर हम लोग बात करें कि 1 से ज़्यादा लेंसेस ऐड करेंगे तो उसका पावर कैसे निकालेंगे? तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, P इज इक्वल टू 1/f होता है। तो अगर आप सारा को कॉम्बिनेशन पावर निकालना चाहें तो सारा पावर को आप लोग ऐड कर देंगे, P1, P2, P3, P4। क्लियर? जितना भी आपको लेंसेस लगाना है। तो अगर फोकल लेंथ दिया हुआ सबका तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे। तो ये ऑप्टिशियन के द्वारा यूज किया जाता है चश्मा बनाने के लिए। तो हम लोग इसको शॉर्ट में समझते हैं कि अगर +5 डायोप्टर के लेंस के साथ -3 डायोप्टर का लेंस ऐड कर दे तो ये क्या आएगा? तो ये मिल के बाबू बनेगा 2 डायोप्टर प्लस। निगेटिव वाला बड़ा हुआ, अगर हम लोग बात करें कि यह 5 डायोप्टर और माइनस में हम लोग जोड़े हैं 10 डायोप्टर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो ये लेंस बनेगा -5 डायोप्टर। तो यहाँ पे साइन का यूज आप ध्यान से करेंगे, जो बड़ा होगा उसी का साइन यूज होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, पावर को बस ऐड करना है। अगर पावर नहीं दिया है, एफ दिया है, फोकल लेंथ दिया है, तो पहले पावर निकालेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट तो हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। क्लियर? न्यूमेरिकल को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले बाबू लिखा है कि अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात कि कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। और आपको पता होगा कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है
वो होता है निगेटिव। तो हम लोग लिखेंगे एफ इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। फर्स्ट लाइन पढ़ लिए, उसके बाद यहाँ से जो निकला हम पहले निकाल लिए। आप लोग क्या करते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे और पूरा भूल जाएंगे कि क्या करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाते। सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसको यूज करेंगे, फिर थोड़ा पढ़ेंगे, फिर यूज करेंगे, उस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। एट व्हाट डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे लेंस से ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो बताइए, आपको यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ यू मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और ये पूछ रखा है। अब वो आगे कहता है कि फॉर्म करेगा इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर पर क्या करेगा, इमेज फॉर्म करेगा। तो आप बताइए कॉनकेव लेंस में जो भी इमेज बनता था वो लेंस से, लेंस के बियॉन्ड बनता था, ठीक है, बिहाइंड नहीं, लेंस के बियॉन्ड बनता था। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, ये जो भी है ये आपका माइनस में आएगा, -10 सेंटीमीटर। अगर आपको ये लगाने नहीं आता है साइन कन्वेंशन रूल तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बताए थे कि कॉनकेव लेंस में u, v और f तीनों क्या होता है, माइनस में होता है। क्लियर। और कॉन्वेक्स में मैंने आपको बता रखा है, कॉन्वेक्स में f जो होता है वो पॉजिटिव होता है, u जो होता है वो निगेटिव होता है, और v जो होता है वो 5 केस में क्या होता है, पॉजिटिव, और 1 केस में क्या होता है, निगेटिव। और ये कौन सा केस था, वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला। तो आपको ये याद रखना है, मैं फिर से कन्वेंशन रूल बता दिया। आपको पता है लेंस फॉर्मूला कि 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, तो 1/v का वैल्यू है बाबू 1/-10 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/-15। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो -1/u इज इक्वल टू 1/15 माइनस में प्लस 1/10, माइनस में था 1/10, इधर आया है तो प्लस में हो गया है। क्लियर। तो अगर सॉल्व करें तो -1/u इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 10 और 15 का तो ये हो जाएगा 30, 15 2 जा 30 तो -2 प्लस 10 3 जा 30 प्लस 3। इसको अगर हम लोग लिखें तो -1/u इज इक्वल टू 1/30। अब इसको हम लोग करते हैं रिवर्स, तो ये हो जाएगा -u इज इक्वल टू 30 और u इज इक्वल टू आएगा -30। तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है। देखिए आपका आंसर भी निगेटिव आया, अगर ये पॉजिटिव आता इसका मतलब था कि हम लोग कहीं गलत कर चुके हैं। क्लियर। ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हम लोग प्लेस करेंगे लेंस के पहले। अब बाबू इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो पावर कैसे निकालते हैं, तो P इज इक्वल टू 1/f, और आपको मालूम है f जो होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ पे फोकस जो दिया है, यहाँ पे फोकल लेंथ जो दिया है वो -15 सेंटीमीटर है। तो पहले इसको क्या करेंगे, -15 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में करेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में करने के लिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मेरा आ गया -0.15 मीटर। अब इसको हम लोग पावर निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। 1/f कहने का मतलब कि 1/-0.15। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 15 और माइनस चला जाएगा ऊपर, क्योंकि माइनस नीचे नहीं रहता है। हम लोग -1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे ताकि माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 6 जा 90, रेस्ट बच गया 10, तो पॉइंट 15 6 जा 90, फिर बच गया 10, तो ये 6 6 6 6 चलता जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 6 को लिख देंगे 7। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा P इज इक्वल टू 6.67 डायोड। ये किस में आया है, माइनस में, निगेटिव में। और निगेटिव क्या बता रहा है, कौन सा लेंस है, कौन। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो मिरर और लेंसेस दोनों एक जगह देखते हैं, एक साथ कंपेयर करते हैं कि कौन सा क्या था। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर का यूज क्या था और स्फेरिकल लेंस का यूज क्या था। तो स्फेरिकल मिरर का बाबू रिफ्लेक्शन में हम लोग यूज कर रहे थे और स्फेरिकल लेंस को हम लोग रिफ्रैक्शन में यूज कर रहे हैं। क्लियर। इसका प्रिंसिपल किस पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पे, मिरर का, और इसका प्रिंसिपल किस पे काम करता है, रिफ्रैक्शन पे।
फॉर्मूला का अगर बात करें तो मिरर का फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, लेकिन लेंस का फॉर्मूला में बस यहाँ पे माइनस था, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन का बात करें तो मैग्निफिकेशन में मिरर में -v/u माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है बाबू कि मैग्निफिकेशन जो है सिर्फ डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं यूज करना है। उसके बाद आता है बाबू कन्वर्जिंग टाइप। क्या था? तो कन्वर्जिंग टाइप में कॉनकेव मिरर था, कॉन्वर्ज है ना, कॉन्वर्ज करता था कॉनकेव मिरर, लेकिन लेंस में कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्ज करता है। यहाँ पर अगर डाइवर्जिंग का बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर था डाइवर्ज, यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट है कॉनकेव लेंस, वो करता है डाइवर्ज। अगर बाबू फोकल लेंथ के साइन का बात करें, स्फेरिकल मिरर में फोकल लेंथ होता था निगेटिव। अगर बाबू फोकल लेंथ का साइन का बात करें कन्वर्जिंग का, क्लियर, कन्वर्जिंग का, क्योंकि उसी में कन्वर्जिंग में ही 6 केस बना था, तो हम लोग डाइवर्जिंग का 2 केस नहीं ले रहे हैं। कन्वर्जिंग का अगर हम लोग फोकल लेंथ का बात करें तो स्फेरिकल मिरर में ये था निगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, क्लियर। यहाँ पे जैसे ये था आपका कनकेव, और कनकेव में लाइट जो है रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ से फोकस से कट करता था, तो ये फोकस जो है बाबू ये निगेटिव में है, ठीक है, इसीलिए बात कर रहा है फोकल लेंथ यहाँ पे निगेटिव में है मिरर में। और अगर लेंस में बात करें तो ये बनेगा कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। कैसे? तो यहाँ से जब लाइट रे जाएगा तो ये यहाँ से डायरेक्ट, ये आपका फोकल लेंथ हो गया, और ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया पॉजिटिव। तो हम लोग मिरर और लेंस एक जगह एक साथ देखें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो आप लोग नोट्स कॉपी में इसको जरूर ऐड कीजिएगा, क्लियर, ताकि आप एक नज़र में इसको देख पाओ और समझ पाओ। तो नेक्स्ट बाबू मैं आपको एक की फॉर्मूला शीट दे रहा हूँ जिसको आप एग्जाम टाइम पे रिविजन करके जा सकते हैं। तो इसको आपको याद कर लेना है, एक नज़र देख लेना है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें सारा फॉर्मूलाज लिखा हुआ है। तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले कहा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या था? तो कॉन्वेक्स मिरर ये था, इसमें 2 केस था, आपको पता होगा। एक केस था इन्फिनिटी पे जहाँ इमेज बन रहा था फोकस पे, और वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा था, ठीक है। कॉन्वेक्स में आपको याद होगा, कॉन्वेक्स मिरर में दोनों केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता था। अब हम लोग देखते हैं, तो कह रहा है कि ऑलवेज क्या बनेगा? तो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड लिखा है जो कि गलत है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड लिखा है, ठीक है, ये सही है, रियल नहीं बनेगा। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बने, वर्चुअल इमेज कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है, ये क्या होता है? इरेक्ट होता है। पावर ऑफ लेंस का अगर बात करें, पावर ऑफ लेंस पूछा है, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, कि फोकल लेंथ जब भी पावर निकालेंगे तो एफ जो होगा वो मीटर में होगा। तो सबसे पहले 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर, क्लियर। अब अगर हम लोग रखें 1/f तो क्या होगा? 1/0.5, और ये हो गया, पॉइंट हटेगा ऊपर, 10 लगेगा, 5 2 10, मतलब 2 डायोप्टर। और फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है? कॉन्वेक्स का। तो ये एक्चुअली में कॉन्वेक्स का पावर है 2 डायोप्टर। तो 2 मैं सॉल्व कर दिया, 2 आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये होमवर्क है, आपको बना के दिखाना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, होप है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कंसेप्ट, या कोई डॉट हो तो डॉट को कमेंट सेक्शन में पूछे, व्हाट्सएप चैनल पे पूछे, या टेलीग्राम पे पूछे, ठीक, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई अपडेट आए, जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको मिल पाए। बाय।